एनालिसिस बहुत दिनों बाद आज संडे को पढ़ने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास के रूप में। एनालिसिस पढ़ा नहीं पाते क्योंकि जानते ही हैं वजह क्या है। एनालिसिस की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ लिया था, इंडिकेटर की थ्योरी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है, इसके क्वेश्चन बहुत आता है और टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी पूछता है, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है एसिड बेस टाइट्रेशन को कि भैया आप लोग क्या करते हैं, एक आप ब्यूरेट लेते हैं, उस ब्यूरेट में आप कोई अननोन सैंपल भरते हैं। हमने माना कि हमने एसिड भर लिया HCl। उसके बाद आप कॉनकेव फ्लास्क लेते हैं, कॉनकेव फ्लास्क में आप कोई नॉन सॉल्यूशन लेते हैं बेस का, हमने इसको NaOH मान लिया और लास्ट में इंडिकेटर डालते हैं, फिनोल्फिलीन डालते हैं और लास्ट में एंड पॉइंट आता है। और जब एंड पॉइंट आता है तो आप रिएक्शन को रोक करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है या स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड चेक करना है तो HCl इस पे डालो, बेस पे डालो। स्ट्रेंथ ऑफ बेस चेक करना है तो बेस पे डालो, एसिड इस पे डालो। यानी दिस इज ऑलवेज टाइट्रेट एंड दिस इज ऑलवेज एनालाइट। एनालाइट मतलब जिसकी टेस्टिंग हमको करनी है। तो अब ये कर्व क्या है, ये नया झाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के समय दौरान, टाइट्रेशन के दौरान जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी ढकर पैंच होते हैं, जो भी आचा पाचा होते हैं, उन चीजों को अगर हम किसी कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो उस कर्व को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। आई रिपीट कि टाइट्रेशन करते समय जो भी एसिड बेस का चेंज होता है, पीएच वैल्यू में जो भी चेंज होता है या एंड पॉइंट जो भी मिलता है, अगर उन सब को हम कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व? क्योंकि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अब इसको हम इवेंट समझते हैं। पहले आप इवेंट समझेंगे तभी आप कर्व समझेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कॉनकेव फ्लास्क लिया है, कॉनकेव फ्लास्क में अगर हमने बेस लिया है, मान लो हमने क्या लिया है, बेस, या हम इसको यहाँ पे एसिड लेते हैं, यहाँ बेस लेते हैं, उसको दोबारा समझा देंगे। हम यहाँ एसिड ले रहे हैं और यहाँ पे बेस ले रहे हैं। हमने एसिड लिया कॉनकेव फ्लास्क में, तो प्रेजेंट टाइम में उसका पीएच कितना होगा, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच हमने माना कि चलिए मान ली 2, उस समय पीएच किसका है, 2। किसका, इस कॉनकेव फ्लास्क का पीएच कितना है, 2। अब जैसे ही ड्रॉप वाइज ड्रॉप बेस गिरता जाएगा तो एसिड की मात्रा घटती जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जो आपका एसिड इसमें HCl था वो बेस के साथ रिएक्ट करके NaCl बना दिया। क्या बना दिया, NaCl। जितना ज्यादा NaOH आएगा उतना ज्यादा HCl खत्म होता चला जाएगा और जब HCl की मात्रा घटती जाएगी तो पीएच धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमने माना कि थोड़ा सा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे धीरे धीरे पीएच बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एसिड की मात्रा घट रही है। और अचानक से एक समय ऐसा आएगा कि जब पूरा एसिड खत्म हो जाएगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो पीएच हो जाएगा न्यूट्रल 7। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल 7। और जैसे ही बेस डालोगे, क्या डालोगे, बेस। अच्छा, NaOH का पीएच कितना होता है, 11-12। तो सडन, क्योंकि अब पूरा एसिड खत्म हो गया है, अब एक भी ड्रॉप अगर आप बेस डालोगे तो पीएच का कलर क्या हो जाएगा, तुरंत एसिडिक से बेसिक। अब पीएच सडन 7 से कहां पहुंच जाएगा, 12। ये समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू में मीडियम एसिडिक था, ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते गए, एसिडिक घटता गया, घटता गया, घटता गया, पीएच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और सडन एंड पॉइंट के बाद से पीएच में इंक्रीज आया। कितना हो गया, जितना इसका पीएच होगा। इसका पीएच 12 है, 12 होगा। अगर इसका पीएच 9 है तो 9 होगा। इसका पीएच 8 है तो 8 होगा। अब इसी घटनाक्रम को जब हम क्या करते हैं, एक कर्व बनाते हैं। कर्व कहाँ बनाना है, हमको एक्स एक्सिस पे लेना है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, यानी जो हम धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे हमको क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हमको लेना है पीएच वैल्यू। यहाँ पे क्या लेना है, पीएच वैल्यू। हमने माना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते 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 14 मान लिया हमने, ठीक है, बीच जो भी हो, ये हमारा पीएच वैल्यू। अब जो यहाँ पे कार्यक्रम चला, इसी कार्यक्रम को हम कर्व से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं कैसे, देखो भाई, शुरू में एनालाइट का कितना था, पीएच कितना था, 2। हमने माना कि वॉल्यूम 0 था तो पीएच कितना था, 2। अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया टाइट्रेट का, वैसे वैसे पीएच मान घट रहा है। 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है और उसके बाद 6 से 7 हुआ और सडन फिर 7 से क्या हुआ, 12। सडन हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाके 12।
यहाँ हम यहाँ पे ले जाके इसके थोड़ा सा बगल ले जाके यहाँ पे ले जाएंगे। अब इसको मिला दो पूरा, जैसे कर्व मिला, सारे पॉइंट्स को मिला दो, कर्व मिला। तो अब ये जो कर्व हमको मिलकर आया, इसी कर्व को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। जब आप टाइट्रेशन करते समय y एक्सिस पे टाइट्रेट और pH वैल्यू और x एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट को प्लॉट करते हैं, जो भी कर्व हमको मिलता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब ये क्या हो रहा है, और जहां पे भी ये यहाँ पे इन्फ्लेक्शन आता है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा था भाई, वॉल्यूम इतना बढ़ा है इतना बढ़ा, वॉल्यूम इतना बढ़ा है इतना बढ़ा, इतना बढ़ा है इतना बढ़ा, लेकिन जब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, देखो यहाँ के और यहाँ के वॉल्यूम में फर्क कितने का है, इतने का। यहाँ के वॉल्यूम में फर्क कितना है, लेकिन यहाँ के पीएच का फर्क कितना है, इतना। आप बात समझ रहे हो, पीएच का फर्क कितना और वॉल्यूम का फर्क इतना। अभी इसके पहले देख लो तो वॉल्यूम का फर्क कितना और पीएच का फर्क कितना, सिर्फ इतना। यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है ना, ऐसे से देख लो। तो क्या हो रहा है, जब कम वॉल्यूम बढ़ाने पर कम पीएच बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, यानी जब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने पर ज्यादा पॉइंट बढ़ रहा है पीएच वैल्यू का, तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हमारा क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में हम समझ सकते हैं कि एंड पॉइंट क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है सीधी सी भाषा में, कि जब हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट और पीएच वैल्यू के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करें टाइट्रेशन का, तो वो हमारा क्या होता है, इन्फ्लेक्शन। ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अभी कितने प्रकार का होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा एनालाइट क्या है और टाइट्रेट क्या है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कितने प्रकार का है, ले लो। हम डिस्कस करेंगे अब कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व कितने प्रकार के होते हैं। होते तो 8 प्रकार के हैं। आपको पता है टाइट्रेशन 2 प्रकार का होता है, एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री। अगर स्टैंडर्ड हमारा एसिड लिया है तो एसिडिमेट्री, और स्टैंडर्ड हमारा बेस है तो एल्कलीमेट्री। तो स्टैंडर्ड एसिड है तो उस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, तो उस पर डिपेंड करेगा। आपको बनाने के मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक समझो। आपको बस ये याद होना चाहिए कि रेंज कितना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का रेंज होता है 0 से 3, वीक एसिड का 3 से 7, होता 6.9 है, लेकिन मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। वीक बेस का 7 से 10 और स्ट्रॉन्ग बेस का 11 से 14। ये एक रेंज याद कर लो। अब मान लो कि आपको मैंने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाइए, तो आपसे मैंने एग्जांपल दिया, बनाइए स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक या स्ट्रॉन्ग बेस। आपको बनाना है न्यूट्रलाइजेशन कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका हमने स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट किया, वो हमारा कहाँ पे है, मान लो कौन क्लास में है, और बेस क्या है, हमको वहां इसके बेस से हम कर रहे हैं, तो वही सीधी बात है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको पता है रेंज कितना होता है, 0 से 3। तो 0 से 3 के बीच में मान लीजिए हमने 1.5 पे ले लिया, ये ले लिया। और स्ट्रॉन्ग बेस से करें तो स्ट्रॉन्ग बेस का रेंज कितना होता है, 11 से 14। तो हम करीब इसको 11 से 14 के बीच में कम से कम यहाँ ले लिया। और बीच में 7 वाले पॉइंट को जरूर मेंशन करो। तो करना क्या होता है, इसको यहाँ से यहाँ धीरे तक बढ़ाओ और फिर इसको सडन यहाँ से यहाँ बन गया हमारा कर्व। या इसको थोड़ा सा पास कर लो, बहुत दूर नहीं किया जाता, यहाँ कर लिया, ये हमारा हो गया। कौन सा कर्व हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग। बस यही कर्व बनाना सीखना है। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका आपको कर्व बनाना है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा आप इसको समझिए। देखिए, पहले आपको पता है कि वीक एसिड से शुरू कर रहा है, तो वीक एसिड रेंज कितना होता है, 3 से 7, यानी 3 से लेकर 7 के बीच में हमने 5 मान लिया, हमने 5 पे यहाँ पे गोला लगा। अब 5 बार हमको न्यूट्रल कहाँ तक करना है, 7 पे न्यूट्रल करना है। उसके बाद किससे करना है, स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग में कहाँ तक होता है, 11 14, हमने चलो 13 ले लिया, 13 हमने यहाँ ले लिया। तो ग्राफ कैसे बनेगा, दिस वन और दिस बनेगा। कहाँ से उठाना और कहाँ खत्म करना है, बस यही सीख जाओ। न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाना सबसे आसान काम है। बस कहाँ से उठाना है, कहाँ से खत्म करना है, और ये कहाँ से याद आएगा, इस टेबल से। रेंज याद कर लो। जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से ले रहा हूँ। मैं तीसरा से कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का बनाना है कर्व। स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का। अब स्ट्रॉन्ग बेस शुरू कहाँ से होता है आपको पता है, 11 14। चलो हमने 13 शुरू कर दिया, 13। अब 13 के बाद 7 पे हमको इन्फ्लेक्शन पॉइंट देना है, तो हम यहाँ पे 7 पे पॉइंट खींच ले रहे हैं। और उसके बाद कहाँ चले जाना, वीक एसिड। वीक एसिड कहाँ तक होता है, 3 से 7। 3 से 7 के बीच में हम कहीं भी ले जाके, मान लो हमने 4 पे खत्म कर दिया, तो ये गर्व कहाँ से ऐसे शुरू होगा, यहाँ आएगा और फिर यहाँ बन गया। बस आपको याद रखना है कि पॉइंट्स हमको मिलाने कहाँ से हैं।
ये हमको पॉइंट्स मिलाने कहा है, बस ये पॉइंट्स अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका कोई भी टाइट्रेशन कर्व गलत बनने वाला नहीं। बन गया टाइट्रेशन, आसान। कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो आपके हिसाब से समझने के लिए टाइट्रेशन कर्व कैसे बनाएंगे, एक और बना लेते हैं एग्जांपल। जैसे चौथा हमने ले लिया, मान लीजिए वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, हमको इसका बनाना है। अब हमें पता है वीक बेस शुरू कहां से होगा, 7 से 10, तो हमने ये 8 शुरू कर दें, लो हमने 8 से शुरू कर दिया। और स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म कहां होता है, 1 से 3 के बीच में, तो लो हमने 1 पे खत्म कर दिया। बीच पे कहीं 7 बना देते हैं, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, बन गया। तो आसान तरीका है, हम किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन को 8 प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, है ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक एसिड। तो इस तरह से करके हम कुल 8 प्रकार के न्यूट्रिशन कर्व बना सकते हैं। और ये अगर आपने टेक्निक सीख लिया है तो ये बनाना बहुत कठिन काम नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं, यही था, हमारा खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर हमारा है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसका इस यूनिट का सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।